नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। तो हम अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारी चौथी क्लास है और हमने देखा था कि अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। उसमें हमने देखा कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक का अभिलेखों में नाम अशोक मिलता है और कुछ अभिलेखों में इसका नाम देवनाप्रिय और देवनाप्रियदर्शी मिलता है। इनके एक पुत्री संघमित्रा थी और एक पुत्र महेंद्र था। इनका देवी नामक राजकुमारी से विवाह हुआ था जो व्यापारी की लड़की थी। इसके अलावा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग में नरसंहार देखकर इसका मन क्या हो गया, विचलित हो गया और विचलित होने के कारण इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसके अलावा अशोक की हमें जानकारी राजतरंगिणी में मिलती है। ठीक है, कलिंग युग की राजधानी कौन सी थी भाई? धौली या तोसाली। कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली या तोसाली। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि अशोक के समय में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अशोक ने 12 बराबर की पहाड़ियाँ निर्मित की थी। क्या की थी? बराबर की पहाड़ियाँ निर्मित की थी और ये बराबर की जो पहाड़ियाँ थी वो अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बनाई थी, जिसमें कितनी गुफाएं थी? 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। पहली थी कर्ण, चौपार, सुदामा और विषु झोंपड़ी। कितनी थी भाई? कर्ण, चौपार, सुदामा और विषु झोंपड़ी। ये बराबर की पहाड़ियाँ किसने बनवाई थी भाई? अशोक ने बनवाई थी। और अशोक ने किन के लिए बनाई थी? आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई थी। इसके अलावा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, कौन से 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? बोध गया की। तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। कहाँ की? 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। और वहाँ के एक रुम्मनदेही अभिलेख से यह विदित होता है कि वहाँ का जो भूमि कर था उसकी दर अशोक ने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। कितनी कर दी थी? 8। इसके अलावा हमने देखा अशोक का धम क्या था? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही क्या कहा गया? धम कहा गया। क्या कहा गया भाई? धम कहा गया। अशोक ने धम की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी है। कौन से में? दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी है। कौन से में दी? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी है। अर्थात इनमें लिखा था पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, साहित्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव वाले, ठीक है, कल्याणकारी कार्य करने वाले, पाप रहित होना, व्यवहार में मधुरता लाना, दया रखना, दान करना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व बड़े गुरुजनों का आदर करना, ये सभी क्या था? अशोक का धम्म था। क्या था भाई? अशोक का धम्म था। अब हम देखते हैं कि अशोक ने धम्म महामात्र पद भी बनाया था। क्या बनाया था भाई? धम्म महामात्र पद भी बनाया था। अब धम्म महामात्र पद का कार्य क्या था? ये बनाया था राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य क्या था? जनता में धर्म का प्रचार करना, यानी कि जनता में क्या? धर्म का प्रचार करना। उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावासन से कैदियों को मुक्त कराना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि कार्य धम्म महामात्रों का होता था। इसके अलावा ब्रज भूमिक महापात्र, ब्रज भाई हम नाम से होता है। ब्रज क्या है भाई? कृष्ण से संबंधित है। भूमिक महामात्र यानी कि इस क्षेत्र में क्या करना? बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना। इसके अलावा धम्म यात्रा का प्रारंभ किया था कि जो अधिकारी होते थे, महामात्र होते थे, वो प्रत्येक 5वें वर्ष में, कौन से? प्रत्येक 5वें वर्ष में कहाँ जाएंगे? धम्म यात्रा के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? धम्म यात्रा के लिए जाएंगे। यानी
विहार यात्राओं को छोड़कर किस यात्रा पे जाएंगे? धम्म यात्रा पर जाएंगे। अब एक अनुसंधान और कार्य था। क्या था? अनुसंधान, जिसमें जो महामात्र थे या मंत्री थे वो दूर दूर के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। अगला है राया अध्यक्ष महामात्र, यानी कि जो मंत्री महामंत्री सब होते थे उनके जस्ट अध्यक्ष के पद पर होता था वो महामात्र होता था। अंत महामात्र जो सबसे लास्ट में होता था, इनके बारे में बताया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि अशोक ने कौन कौन से पद निर्मित किए, यानी कि हम प्रशासनिक बात करते हैं, अशोक या मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भाई? मंत्री या पुरोहित। किसकी बात कर रहे हैं हम? मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित क्या होता था? ये केंद्रीय प्रशासन में होते थे। कहाँ होते थे भाई? केंद्रीय प्रशासन में होते थे। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनके 8 विभाग थे। कितने थे भाई? 8 विभाग थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और इसमें हम मंत्री को लेते थे, पुरोहित को लेते थे और सेनापति को लेते थे। ये था, क्या था? केंद्रीय प्रशासन। इसके अलावा मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद राजा को शासन करने में क्या देती थी? सहायता देती थी, मदद करती थी। सन्निधाता। सन्निधाता का क्या कार्य होता था भाई? इसे सन्निधाता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। क्या होता था? कोषाध्यक्ष, यानी कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना। क्या बनवाना? कोषगृह या अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में इसके 26 विभाग थे। कितने थे? 26 विभाग। कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि से संबंधित था, पाणियाध्यक्ष व्यापार से संबंधित था, सूत्राध्यक्ष कताई या बुनाई से संबंधित था, लूनाध्यक्ष बूचड़ खाने से संबंधित था, विविधा अध्यक्ष चारागाहों से संबंधित था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्रा अध्यक्ष पोता अध्यक्ष या बंधनागार अध्यक्ष, आटविक अध्यक्ष वन विभाग का प्रमुख आदि होते थे। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर पर कर्मचारी होते थे। अगला आता है समाहर्ता। क्या आता है भाई? समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। कर्मकांतिक का कार्य क्या होता था कि कौन है जो मंत्री परिषद में ठीक तरह से कार्य कर रहा है या ना कर रहा है। आठविक, और कौन अधिकारी होता था? आठविक होता था, अंटवर्षिक होता था, सेनापति होता था, नायक होता था, द्वारविक होता था, युवराज होता था, प्रतिष्ठित होता था, व्यवहारिक होता था, दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला, अंतपाल, दंडपाल और प्रदर्शित आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने खोजे? सर्वप्रथम किसने खोजे? ट्रैकलेंजर ने 1750 में खोजे। पढ़ने में सफलता हासिल किसने की अशोक के अभिलेखों को? जेम्स प्रिंसेस ने। कब की थी? 1837 में। अशोक का गवर्नर कौन था? युवनराज। या निर्माण सुदर्शन झील, किसका निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का। पुराणों में कहा गया है अशोक को अशोक वर्धन। महेंद्र और सुमित्रा श्रीलंका गए थे। क्यों गए थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने। और मेगस्थनीज लिखते हैं कि भारतीय लेखन की कला नहीं जानते थे। मेगस्थनीज ये बताते हैं। मेगस्थनीज कब आया था भाई? कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और वो कहते हैं कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था। आगे बात करते हैं हम, अभी चलते हैं मौर्यकालीन कर व्यवस्था की। क्या किसकी बात करते हैं? मौर्यकालीन कर व्यवस्था की। उससे पहले हम देखते हैं प्रांतीय व्यवस्था। क्या देखते हैं? प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय प्रशासन कहते हैं, प्रांतीय प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ था। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसाली और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मध्य पाटलिपुत्र आदि के अंतर्गत आता था। जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था वो कुमार या आर्यपुत्र होता था।
नगर प्रशासन मेगास्थनीज का अनुसार 30 सदस्य होते थे और जो 6-6 समितियों में बटे हुए थे। सैन्य व्यवस्था 3 प्रकार की थी, पैदल, अश्व, हाथी और रथ तथा सेना, नौसेना। ठीक है, इनके प्रमुख को अंतपाल कहते थे। क्या कहते थे भाई? अंतपाल कहते थे। मौर्यकालीन कर व्यवस्था में सबसे पहला आता है सर्वाधिक आय किससे होती थी भाई? भूमि कर से। किससे होती थी? भूमि कर से। भूमि कर सीता कर बोलते थे और उपज का 1/6 भाग कितना लिया जाता था? उपज होती थी उसका 1/6 भाग। अगला है उच्चकष्टतम धान यानी कि चावल, निम्न कष्ट गया। सबसे कम कहाँ से लिया जाता था? गया से। 2 प्रकार के होते थे भूमि कर, सीता भूमि और कौन सी? सुखारम भूमि, यानी कि जो अर्ध बुआ कर नहीं करती थी। इसके अलावा अध्यक्ष सीता प्रमुख अध्यक्ष होता था, अवगाहत भूमि सीता अध्यक्ष होता था। मुद्राएं कौन कौन सी होती थी इसके अंतर्गत? भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। कब हुई थी भाई? मौर्य काल में हुई थी। भारत में टकसे का प्रचलन भी मौर्य काल में हुआ। 2 प्रकार की धातुओं के सिक्के का प्रचलन था, चांदी और तांबे के। कौन कौन से? चांदी और तांबे के। चांदी के कौन कौन से होते थे? 4 प्रकार के, कर्षण, पर्ण व पाद पृष्ठन। तांबे के भी 4 प्रकार के, मास्क, अर्धमास्क और कथिक, अर्धकथिक होते थे। ये होते थे प्रकार। अब कर कितने प्रकार का होता था? यानी कि मौर्य काल में कर कितने प्रकार का होता था? तो कर 20 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 20 प्रकार के कर लिए जाते थे। सबसे पहला दुर्ग में, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा सीता, भाग, रज्जु, निष्करण, बलि, विष्टि, कर, हिरण्य, प्रणय, पिंड, पचकर, व्याजी, कोष्टयाम, विवित, सेना भक्ति, शुल्क, दीन भकन और पार्श्व। ये 20 प्रकार के क्या थे? उस समय कर लिए जाते थे। किस समय? मौर्य प्रशासन के समय। आगे बात करते हैं मौर्य प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। किसकी बात कर रहे हैं? प्रांतीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो प्रांतीय व्यवस्था में भाई हम बात करते हैं सर्वप्रथम ग्राम। ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामिका या ग्रामिक। दूसरा होता था संग्रह, गोप बोलते थे। क्या बोलते थे? गोप। उसके बाद खवर्टिक, इसको खवर्टिक बोलते थे। प्रमुख, प्रमुख बोलते थे। स्थानीय, स्थानिक बोलते थे। आहार, विस्पति या उदारपति। मंडल, प्रतिष्ठात या प्रदेशित प्रांत का कुमार या आर्य। ये थी उस समय प्रांतीय व्यवस्था, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी थी? प्रांत की। कौन सी थी? प्रांत की, जिसमें कुमार या आर्य उसके अध्यक्ष को कहा जाता था। न्याय व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। और न्याय का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता था? राजा होता था। कौन होता था? राजा। न्याय व्यवस्था को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 2 भागों में। पहली कौन सी थी? कंटक। कौन सी थी भाई? कंटक शोधन या कंटक न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। ये फौजदारी अदालतें होती थी। कौन सी होती थी? फौजदारी अदालतें होती थी। 3 प्रतिष्ठित तथा 3 आमित्य मिलकर। कौन? 3 प्रतिष्ठित और 3 आमित्य मिलकर, आमित्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का क्या करते थे? निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीशों को, जो नगर का न्यायाधीश होता था उसे क्या कहते थे? व्यवहारिक महामात्र। क्या बोलते थे? व्यवहारिक महामात्र। तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था भाई? रज्जुक कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग थे: धर्म, व्यापार, चरित्र और शासन। क्या था? धर्म, व्यापार, चरित्र और शासन। दूसरा आता है धर्मस्थ न्यायालय या व्यवहारिक न्यायालय। ये दीवानी मामले होते थे। कौन से होते थे भाई? दीवानी मामले होते थे और इनमें 3 धर्मस्थ और व्यवहारिक और 3 ही आमित्य इसमें भी होते थे। धर्मस्थनीय एक प्रकार की दीवानी अदालतें होती थी। चोरी, डाके, लूट के मामले, इन सभी पर फैसला इसमें लिया जाता था धर्मस्थनीय में।
जिन्हें क्या कहा जाता था भाई, साहस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साहस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साहस कहा जाता था। भी धर्मस्थलीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थ न्यायालय में ही लिए जाते थे, जिन्हें वाक पुलिसे क्या कहा जाता था, वाक पुलिसे या दंड पुलिसे। क्या कहा जाता, वाक पुलिसे या दंड पुलिसे कहा जाता था। अब आता है त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली थी। कितनी प्रकार की थी, त्रिस्तरीय। हमने इसको विभाजित किया। पहले तो भाई ग्राम स्तर पर जनपद, संधि लालच, मुखिया ग्रामिक। क्या होता था मेरा, मुखिया ग्रामिक। संग्रहण न्यायालय, मुखिया गोप होता था। द्रोणमुख न्यायालय, द्रोणमुख अध्यक्ष होता था। उद्योग न्यायालय, व्यापारिकों का संगठन श्रेष्ठ होता था और व्यापारिक संविधान के अनुसार यही कार्य करता था। इसके अलावा भाई मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं हम। किसकी, सामाजिक व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की। अब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यों के काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। क्या माना है, वर्णाश्रम व्यवस्था की, यानी कि वर्ण के आधार पर मनुष्य का जीवन विभाजित कर देना, उसे मनुष्य जीवन का संगठन का क्या माना है, आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसायी भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियां, 4 तो वर्ण बताए हैं। कौन कौन से हैं भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो क्या हो गए, 4 क्या हो गए भाई, वर्ण हो गए। इनके अलावा अन्य जातियां बताई हैं कौटिल्य ने, जिसमें निषाद, पार्श्व, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख किया है। जबकि मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया। कितनी जातियों में बताया है मेगस्थनीज ने, 7 जातियों में बताया है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। ये किसने बताए, मेगस्थनीज ने बताए हैं। और मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति थी जो अधिक उन्नत नहीं थी, फिर भी स्मृति काल में उपेक्षा हुए अधिक अच्छी स्थिति में थी। पुनर्विवाह का नियोग की अनुमति थी। तो ये हमारी आज चौथी क्लास हो गई, जिसमें हमने मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा की है, कर की व्यवस्था के बारे में बात की है। और जो बच्चे क्लास रेगुलर रह रहे हैं वो वीडियो का या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या वीडियो को बीच में पुश कर कर उसे उतार लिया करें और उसे याद भी किया करें। इसके अलावा अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर भी करें, और साथ में नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी अवश्य रूप से दबाएं। कल मिलते हैं, नमस्कार।